Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is evaluation of fundamental rights. जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स। आपको 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। पहले 7 थे, फिर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। अब इन फंडामेंटल राइट्स का आज हम एवेल्यूएशन पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन में क्या होता है, हम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में थॉट्स देखेंगे कि जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो भी देखी जाएगी, है ना, और जो इसके फेवर में पॉइंट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ओके, मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है उससे हमारे संविधान व्यक्ति की गरिमा, उसकी श्रेष्ठता और हितों का संरक्षक बन जाता है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट की आत्मा और प्राण है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की आलोचना। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका डिसरिगार्ड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट राइट्स। बहुत सारे जो इसके आलोचक हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकार में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट राइट्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, जैसे राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ लीव, राइट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बाद में इंक्लूड हो गया है, ठीक है, लेकिन जिस वक्त इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था उस समय नहीं था ये, ठीक है। भौतिक सुरक्षा, जो फिजिकल सिक्योरिटी है, इन सब का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि हमें काम मिलेगा, ठीक है। आपको पता है बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं की गई है कि मौलिक अधिकारों में ये व्यवस्था नहीं है कि हमें काम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव लिमिटेशन, प्रतिबंध की प्रचुरता। इसमें बहुत सारे क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लिमिटेशन लगा दी गई हैं। क्यों? जैसे कि आप देख सकते हो निवारक निरोध लगाया गया है ना, कि आपको किसी भी टाइम क्या किया जाएगा, आपकी स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। एक राइटर हैं प्रो केटी शाह, उन्होंने इस बारे में कहा है कि ये जो फ्रीडम हमें मिली है वो इतनी संदेहपूर्ण है, इतनी डाउटफुल है कि उन्हें ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो हमें फ्रीडम मिली है वो बहुत छोटी छोटी हैं, है ना, और बहुत डाउटफुल हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की, क्योंकि उन पर बहुत सारी लिमिट्स हैं। नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन। एज यू नो, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जब भी इमरजेंसी होती है ना। अगर कोई संकट आ रहा है, कोई वॉर हो रहा है ना, या फिर इंडिया के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोग फाइट करना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इमरजेंसी लग जाएगी, प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा और उसमें हमारे मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होगी। हमारे साथ वो कैसा भी बिहेव कर रहे हैं उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, तो इसलिए भी जो आलोचक है उन्होंने मौलिक अधिकारों को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। इस बारे में एच.वी. कामत एक राइटर है, उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही व पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। By the provision they were laying the foundation of totalitarian state and a police state. Next, preventive detention, निवारक निरोध। इसका मीन्स क्या होता है? जैसे अगर किसी पर्सन पे डाउट है गवर्नमेंट को कि ये कुछ हमारे कंट्री के लिए गलत करेगा, तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है ना। तो ये निवारक निरोध भी क्या है? और जगह पर आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी टाइम में होती है, लेकिन इंडिया में नॉर्मल टाइम में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का रूल है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना। जैसा कि जिस वक्त इमरजेंसी लगती है उस समय सारी पावर किसके पास आ जाती है? प्रेसिडेंट के पास। तो उस समय ये डाउट रहता है कि वो लोग, क्योंकि हमारे मौलिक राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती उस समय, हमें सिर्फ जीवन की रक्षा करने का राइट होता है ना, हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई राइट हमारे पास नहीं रह जाता इमरजेंसी के टाइम में। तो इसलिए डाउट रहता है कि कहीं जो कार्यपालिका है वो शक्तियों का मिसयूज़ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नो क्लियरिटी, भाषा स्पष्ट ना होना।
नो क्लियरिटी इन लैंग्वेज मीन्स जो मौलिक अधिकारों की लैंग्वेज है वो कैसी है, वो अनक्लियर है। एक राइटर हैं सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय अधिकार पत्र की भाषा ठीक नहीं है, इसमें जो बहुत सी बातें हैं वो अनक्लियर हैं और अमेरिका की तरह इसमें क्लियरिटी और संक्षिप्त नहीं है। ये मीन्स कम वर्डों में नहीं है, वर्ड्स तो बहुत सारे लिखे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है। ओके, तो ये थी इसकी विपक्ष में तर्क, जो लोग इसके अनफेवर में थे। अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का महत्व। अब इसके पक्ष में, अब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये जो आलोचना की गई है वो सब गलत है। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता पर आधारित। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यवहारिकता पर आधारित है, मीन्स जो रियल में है उस पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है जो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, आर्थिक संसाधन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि सब लोगों को वर्क दे सके, है ना। शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में अगर कोई इंसान फिजिकली डिसेबल है तो उसको सरकार की तरफ से हेल्प मिले या निःशुल्क शिक्षा मिले, कम सैलरी में सबको फंडामेंटल राइट्स मिल जाए। तो ये सब अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो इतनी अच्छी नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए हर समय रेडी रहता है। जैसे पहले इनके साथ काफ़ी बुरा बिहेव होता था, तो जो मौलिक अधिकार हैं उसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि इनके साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसे कि उसमें कहा भी गया है फंडामेंटल राइट्स में, कास्ट, रिलीजियन, वंश, जेंडर, है ना, ऊंच नीच, इन किसी के भी आधार पर किसी भी सिटीजन से कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई जा सकती। सब लोग कैसे हैं, इक्वल हैं और सबको हर फील्ड में इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, है ना, समान अवसर मिले हुए हैं। नेक्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिबंधों का औचित्य। अब जहाँ इसकी क्रिटिसाइज की गई थी कि इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना, बहुत सारी लिमिट हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो ये लिमिट्स लगाई गई हैं वो भी अच्छे के लिए लगाई गई हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इंसानों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी तो उसका भी हम लोग क्या करने लगेंगे, मिसयूज़ करने लगेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें अनलिमिटेड राइट्स मिल गए तो इंसान क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब क्या है, जो प्रोहिबिशन लगाए गए हैं, प्रतिबंध, वो भी ज़रूरी हैं। किस लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कि हमारे राष्ट्र की सिक्योरिटी रहे, जो फॉरेन रिलेशन है उनके लिए, और सबका भला हो इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोहिबिशन है, वो जो इसके फेवर में लोग हैं उनको उसको प्रूव किया है कि ये भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सक्सेस, लोकतंत्र की सफलता का आधार। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन, लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना, और इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, और ये दोनों ही बातें फंडामेंटल राइट्स में कही गई हैं, है ना। दोनों ही सिद्धांत है फंडामेंटल राइट्स में कि जो इंसान है उन्हें स्वतंत्रता भी मिलेगी और समानता भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो ना होते तो लोकतंत्र की सफलता नहीं हो पाती। ठीक है, लोग जो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता अगर हमें फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं मिलती, जो हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिली है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट, शासन की निरंकुशता पर अंकुश। ऑटोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अगर गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करने लगे, है ना, जो उसके मन में है वो रूल वो चलाए, तो इससे क्या होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू तो होगी नहीं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की ऑटोक्रेसी पर रोक लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं कि ये हम पर कुछ भी गलत ना करे। जैसे अगर जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो कोई भी ऐसा रूल बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको इलीगल अनाउंस कर सकता है। ठीक है, अवैध घोषित कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो सरकार अपनी मनमानी करेगी उस पर अंकुश लगेगा, बैन लगेगा। ठीक है, लिमिट में रहेंगे वो लोग।
नेक्स्ट वन इज एंड ऑफ सोशल लेवल्स, सामाजिक बुराइयों का अंत। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस में हम देखेंगे पास्ट में तो बहुत सारी सोशल लेवल्स थी, ठीक है। जैसे छुआछूत होती थी, है ना, जातिवाद का सिस्टम था कि 4 जातिवाद हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, है ना। ये सब क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, और जो शूद्र वर्ग है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव होता था। तो ये जो सामाजिक बुराइयां थी, ऐसे ही संप्रदायवाद था कि सब लोग अपने धर्म के नाम पर लड़ते थे। धर्मवाद था, धर्म, और भाषावाद था, लैंग्वेज के बेस पर फाइट्स होती थी, है ना। तो सब लोग डिवाइडेड थे इनके बेस पर कि बहुत सारी बुराइयां थी। तो इन सबको दूर करने का काम किसने करा है, फंडामेंटल राइट्स ने, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जो अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी, उसको भी दूर करने का काम किया है ना। जो हमें राइट्स मिले हैं फ्रीडम का, इक्वलिटी का, है ना। तो इस सब में ये सब क्लियर है कि इन सोशल लेवल्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी सामाजिक बुराई अगर दिखाई देती है तो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो इसने क्या करा है, फंडामेंटल राइट्स ने जितनी भी सोशल लेवल्स थी उनका एंड किया है, ओके। तो अब इतने क्लैरिफिकेशन के बाद हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसमें बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, दोनों ही चीज़ें। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ अच्छाइयां ही हैं या सिर्फ बुराइयां ही हैं, दोनों पहलू हैं, ठीक है। इसमें अच्छाइयां भी हैं और साथ ही साथ बुराइयां भी हैं, ठीक है। एक राइटर है प्रोफेसर लॉस्की, उन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक राज्य की पहचान उसके अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है, अधिकार राज्य की आधारशिला है। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इज मेंटेन्स, मीन्स अगर आपकी कंट्री कैसी है ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ के सिटीजन को कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो कितने फ्री हैं, है ना, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। इसी के बेस पर हम ये देख सकते हैं कि जो वो कंट्री है वो कितनी डेवलप्ड है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी थिंकिंग कैसी है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एक तो ये है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एक नया आयोग भी बनाया गया है, मानव अधिकार आयोग। अब आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।